बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्रों के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है और प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का मॉडल पेपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये पेपर 3 का आपके नाम है। इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पेपर 3 की तो अभी परीक्षा होनी बाकी है तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन छात्रों के अभी पेपर जो है थोड़ी देर में है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनको 2 से 3 बार वीडियो को देखने का चांस मिल जाएगा, यानी मौका मिलेगा। तो एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि अगर बोले तो इसको भारतीय जो है प्राचीन विश्व की जो सभ्यताएं होती है उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हल मॉडल पेपर होगा ये। 100% प्रश्न यहीं से आने की संभावना रहेगी। ओके, आइए हम देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम बात करेंगे कि आखिरकार बीए तृतीय वर्ष का ये मॉडल पेपर जो है इसके जो प्रश्न होंगे, कैसे आपको लिखना है, इन सभी के बारे में। बीए तृतीय वर्ष प्राचीन इतिहास का ये पेपर है, मतलब मॉडल पेपर है। तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर विश्व की यानी प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। और पेपर आपका 3 खंडों में बटा होता है, खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं उनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, उनकी संख्या 10 होती है। एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे यानी 50 शब्दों में अगर सही तरीके से प्रश्नों के उत्तर को लिखा तो आपको 2 अंक एक प्रश्न के लिए मिलेंगे। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। ओके, और मज़ेदार बात है कि सभी प्रश्नों को यहाँ पर करना होता है, तो एक प्रकार से अच्छा टास्क होता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना होता है। 10 प्रश्न दिए जाते हैं, 10 के 10 को आपको करना ही होता है। अगर नहीं करेंगे तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न है आपके समझ कि सुमेरियन देव समूह के बारे में बताइए। सुमेरियन देव समूह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुमेरियन जो है जो देव समूह है इसके बारे में बताइए। सुमेरियन देव समूह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेरियन देव समूह जो थे उनके बारे में, मतलब कि सुमेरियन सभ्यता आपको पता ही होगी। सुमेरियन सभ्यता के बारे में, सुमेरियन लिपि, सुमेरियन सभ्यता, यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है जो है सुमेरियन देव समूह को लेकर के। क्या प्रश्न बनेगा भाई कि सुमेरियन देव समूह, चूँकि सुमेरियन में आप देखेंगे तो अलग अलग हमेशा देव रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे सुमेरियन समाज के प्रत्येक नगर में अपने अपने देवता जो है होते थे। और कभी कभी तो आप देखेंगे कि 2-3 नगरों में एक ही देवता की अलग अलग जो है नाम होते थे और उन्हीं नामों की से उनकी पूजा होती थी अलग अलग स्थानों पर एक ही देवता की। और सुमेरियन लोग जो होते थे उन लोगों का जो है देवमंडल जो है बहुत बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है। उनके बारे में लंबे जो है उपाख्यानों की भी कल्पना की जाती है। साथ ही साथ अनु नामक जो देवता है वो आकाश का देवता माना जाता था। बाद में क्या हुआ, उसे सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया गया। दूसरा प्रधान देवता जो इसका है उसका नाम है एनलिल। एनलिल जो है ये तूफानों के देवता माने जाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और उसके बाद में जो है मर्दुक नामक जो देवता है उनको सर्वोच्च जो है माना जाने लगा। तो इस प्रकार से इसमें तारतम्यता या फिर बोले तो इसमें जो है एक जो है अस्थायित्व तो नहीं है इनकी जो है देववाद में। ठीक है, इनके दैवत्व में अस्थायित्व तो नहीं। जैसे अपने में बात किया भारत के तो शंकर भगवान संहार करता है, विष्णु भगवान आपके पालनहर्ता है, या इसी प्रकार से आप देखेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो ये फिक्स है कि हाँ ये होगी। इंद्र जो है राजा है तो फिक्स है कि हाँ इंद्र ही राजा है। तो इस प्रकार से या इंद्र बारिश करवाते तो इंद्र ही बारिश करवाएंगे, शंकर भगवान बारिश नहीं करवाएंगे जा करके ना, ये बात है। तो इस प्रकार से अपना जो है ये अस्थाई है, लेकिन ये जो है अस्थाई है यहाँ का जो देववाद है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो जल के देवता है वो कौन है, एनकी है। सुमेरियन जो है देव समूह में बात की जाए तो एनकी नामक देवता का किसके देवता है, जल के देवता है। और अनु का जो है पुत्र हैं कौन, अनु के पुत्र हैं कौन, एनकी जो कि जल के देवता। अनु कौन थे मैंने आपको बताया, अनु देवता जो है ये आकाश के देवता बताए जाते हैं। बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता इनको मान लिया जाता है। फिर बाद में जो है क्या होता है, मर्दुक देवता को सर्वोच्च माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बदलते रहते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो अनु थे उनके पुत्र थे इनकी, और इनकी जो थे वो जल के देवता थे। छोटे देवताओं के रूप में पृथ्वी माता की कई रूपों में पूजा होती थी। जैसे कि इनक्की नाम की जो देवी थी उनको उर्वरता की देवी माना जाता था। जो इनक्की देवी थी उनकी पूजा लोग करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हों। ठीक है, इसलिए किया करते थे।
और इसके अलावा सेमाइट लोग जो होते थे उसकी पूजा ईस्टर के नाम से जो है करते थे, और तम्मुज नामक देवता को कहीं ईस्टर के पुत्र तो कहीं भाई और कहीं उसके प्रेमी के रूप में पूजा की जाती है। मतलब अलग-अलग स्थानों पर आप देखेंगे अलग-अलग तरीके से पूजा की जाती है, और अनाज, फल और वनस्पतियों का देवता भी जो है इसको माना जाता है। इसके अलावा जो है वे लोग ग्रहों की भी पूजा करते हैं सुमेरन सभ्यता के लोग, और सिन और समस मुख्य थे जो कि चंद्रमा और सूर्य के पर्यायवाची थे। तो सिन जो है वो चंद्रमा कहलाते थे वहाँ के, और समस जो है वो सूर्य। ओके, तो इस प्रकार से सुमेरियन देव समूह के बारे में मैंने आपको बता दिया। सुमेरियन सभ्यता के बारे में आपके समझ में आ गई बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हम्बुराबी और दुर्ग की दुंगी की विधि संहिता बताइए। हम्बुराबी और दुंगी जो है इनकी विधि संहिता है, कानून की एक प्रकार से नियम है। तो हम्बुराबी की बात किए तो हम्बुराबी जो है बेबीलोनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जो है हम्बुराबी की, वो उसकी विधि संहिता ही है। और हम्बुराबी जो है मेरे प्यारे दोस्तों उस समय में प्रचलित नियमों का संग्रह करवाया हम्बुराबी ने, और उन्हें सुविधाजनक बताते हुए या बनाते हुए उनमें तमाम सारे परिवर्तन भी करे, संशोधन भी किया, एक विधान संहिता का निर्माण भी किया हम्बुराबी ने, और 2.5 मीटर ऊंचे प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवाया उसको, ताकि सामान्य जनता जो है वो भी नियमों को जान सके और पढ़े ताकि उनको पता चले कि कौन सा नियम सही कौन सा गलत है, या इसी प्रकार से क्या क्या करना सही माना जाता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रस्तर जो यानी कि जो स्तंभ की लेख है यानी कि जो प्रस्तर स्तंभ है, इसकी खोज करी थी फ्रांसीसी विद्वान थे जो है एनडी मार्गन। किसकी खोज? जो कि बेबीलोनिया की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है विधि संहिता हम्बुराबी की, वो लिखी हुई है जिस प्रस्तर पर या जिस स्तंभ पर, उस स्तंभ की खोज करी थी फ्रांसीसी विद्वान थे एनडी मार्गन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। हम्बुराबी की विधि संहिता की विशेषताओं की बात किया है तो हम्बुराबी की विधि संहिता की तमाम सारी विशेषताएं, जैसे कि उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या करता है ये। इसके अलावा कानूनों का लिखित रूप और न्याय का आधार, प्रतिशोध की भावना भी इसमें बताई गई है। और इसके अलावा इस विधि संग्रह में लगभग 285 के आसपास नियम है, जो कि निजी संपत्ति से संबंधित हैं, जायदाद से संबंधित हैं, व्यापार से संबंधित हैं, व्यवहार, पारिवारिक जीवन, श्रम एवं मजदूरी, क्षतिपूर्ति, इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से बटे हुए हैं। और दंड निर्धारण के जो है समयवादी और प्रतिवादी के सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान भी रखा जाता है। मतलब कि ये है कि एक ही प्रकार के अपराध करने पर निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग दंड निश्चित किए गए थे। यानी अगर आप एक जो है किसी को एक जो है झापड़ मार देते हो, मान लेते हैं कि एक लगा देते हो उसके जो है गाल पे, तो उसको निम्न वर्ग का है तो उसके लिए कुछ दंड प्रावधान अलग होता था। जो मध्यम वर्ग का प्राणी होता था उसके लिए अलग नियम बनाया गया था, और जो उच्च वर्ग के प्राणी थे उनके लिए अलग दंड का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हम्बुराबी की जो विधि संहिता है, ये समानता थोड़ी बहुत इसमें आप देखेंगे तो कम ही मात्रा में दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम्बुराबी की विधि संहिता थी। बात की है दुंगी की विधि संहिता की, तो दुंगी की जो विधि संहिता है इसकी बात की है, इसकी भी कई विशेषताएं थी, जैसे कि जो दुंगी की विधि संहिता थी इसमें बताया गया था सठे साठ्यम समाचरित, इस सिद्धांत पर आधारित है। क्या? सठे साठ्यम समाचरित जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। सठे साठ्यम समाचरित मतलब होता है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार, यानी टिट फॉर टैट जिसको आप कहते हैं, जैसे को तैसा। ओके, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, ये सिद्धांत जो है इस पर आधारित है। और दुंगी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की आँख फोड़ डालता है तो बदले में उसकी आँख फोड़ दी जाती थी, और यहाँ तक कि पुत्र के लिए पुत्र का बलिदान करना होता था इस संहिता के द्वारा। विधि संहिता में दुंगी की बताया गया था। दूसरी बात इनकी संहिता में बताया गया कि व्यभिचारिणी स्त्री का तलाक संभव नहीं था। अगर जो है स्त्री जो है व्यभिचारिणी है यानी कि उसका जो है आचरण सही नहीं है तो उसका तलाक भी नहीं हो पाएगा। पुरुष पुनर्विवाह कर सकता था इनकी संहिता के अलावा, मतलब इनकी धर्म संहिता मतलब कि जो इनकी विधि संहिता थी दुंगी की, इसमें बताया गया था कि पुरुष जो होते हैं ये पुनर्विवाह यानी कि दूसरा विवाह कर सकते थे। ऐसी स्थिति में पहली पत्नी को दूसरी पत्नी की दासता ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता था, यानी जो नई पत्नी आएगी उसकी दासी के रूप में जो बड़ी पत्नी होगी यानी जो पुरानी पत्नी होगी वो कार्य करेगी। ये जो है जो दुंगी की विधि संहिता इसमें बताया गया था। इसके अलावा तीसरी जो संहिता थी इसके अंतर्गत विधि की, वो कहती है कि भागे हुए दास को जो शरण देता था उसे जुर्माना के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो एक प्रकार से अगर कोई दास है किसी के यहाँ पर रह रहा है, वो भाग करके किसी दूसरे के यहाँ पर जाता है, तो ऐसे में क्या होगा?
ऐसे में जिसके यहाँ पर गया है उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए बाध्य होता था वो जुर्माना देने के लिए, मतलब कि देना ही देना है हर हाल में। ओके, तो ये भी आप समझ लीजिए। तो ये दुंगी की विधि संहिता थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ गीजा का पिरामिड। गीजे के पिरामिड जो है इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा। गीजा के पिरामिड के विषय में आप क्या जानते हैं? और गीजा के पिरामिड जो है ये मिस्री कला की अमूल निधि है। और यहाँ के एक पिरामिड की अगर बात की जाए तो ऊंचाई जो है लगभग 480 फीट के आसपास है। कितने फीट है? 480 फीट के आसपास है। और इसकी एक भुजा की बात की जाए तो इसकी एक भुजा जो है लगभग 775 फीट के आसपास की है, मतलब लंबी है। तो एक भुजा की लंबाई अगर बात की तो 775 फीट लंबी है। ऊंचाई की बात की है तो 480 फीट की ऊंचाई है। और इसके अलावा ये जो गीजा का पिरामिड है 13 एकड़ भूमि बना हुआ। कितने एकड़ में? 13 एकड़ भूमि में जो है ये बना हुआ है। इसके अलावा इसमें 2.5 टन भार के 23 लाख जो है पत्थर के खंड लगे हुए हैं। और ये गीजा का पिरामिड जो है इतनी चतुरता से जोड़े गए हैं कि जो है जो पत्थर इसमें जोड़े गए हैं बड़ी चतुरता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड़ की चौड़ाई 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम दिखाई पड़ती है। डॉक्टर गोयल इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि आधुनिक युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसे भवन बनाए, मतलब कि बनाने योग्य दक्षता, यानी कि ऐसे जो जो महल बना हुआ है जो गीजा का पिरामिड है, ऐसा आधुनिक युग के जो कारीगर हैं वो कम ही लोग ऐसे दिखाई पड़ते जो ऐसा बना सकेंगे। हेरोडोटस जो कि एक इतिहासकार है, इतिहास के पिता भी हैं, वो कहते हैं कि गीजा के विशाल पिरामिड को 1 लाख व्यक्तियों ने 20 साल में बनवाया था। ये बात है। तो आपसे एग्जाम्स में अगर ये चीज़ें पूछे तो इसके बारे में आप कोटेशन दे सकते हो। बड़ी अच्छी कोटेशन है कि गीजा के विशाल पिरामिड को 1 लाख व्यक्तियों ने 20 साल में लगभग बनाया था। तो गीजा का पिरामिड अब सोचो कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा। ओके, समझ में आ गई बातें। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अरस्तु कौन था? प्रश्न बड़ा फेमस है, अरस्तु कौन था भाई? अरस्तु की बात अगर की जा रही तो अरस्तु के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। अरस्तु है ये जो है, अरस्तु जो है प्लेटो का सबसे अधिक मेधावी शिष्य था। अब प्रश्न उठता आपका कि ये जो है प्लेटो कौन था? प्लेटो भी एक प्रकार से पॉलिटिकल शास्त्री बोल सकते हैं, यानी कि राजनीति शास्त्री थे जो है प्लेटो। अरस्तु जो है प्लेटो के सर्वाधिक मेधावी शिष्य हैं। और अरस्तु के जो है गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो अरस्तु हैं ये अपने गुरु से भी आगे बढ़ गए और 343 ईस्वी में, या 343 ईसा पूर्व की बात है, इस भी बोल दिया, 343 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के राजा थे उस समय फिलिप। उन्होंने जो फिलिप के ने जो उसका बेटा था, तो फिलिप ने अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए उसे बुलाया था। किसको? अरस्तु को। ओके, और 7 वर्ष बाद वह एथेंस लौट आया और उसने अपना शिक्षा संस्थान लाइसियस खोला। वह दार्शनिक तो था ही और उच्च कोटि का वैज्ञानिक और तार्किक भी था। कौन? अरस्तु। इसके अलावा तर्कशास्त्र पर जो है अरस्तु की रचनाएं अमूल निधि समझी जाती हैं। और जो है अरस्तु को भौतिक शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। और इसके अलावा अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र और काव्य अलंकार, इन सभी विषयों पर ग्रंथ भी लिखा है। और आप देखेंगे हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें काव्य अलंकार की बात होती है। दंडी, अरस्तु, इन सभी पाश्चात्य विचारकों में हम अरस्तु, प्लेटो, इन सभी का भी नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र में अरस्तु वगैरह का नाम खूब अच्छे तरीके से आता। तो ये सब आप समझ लीजिए कि अरस्तु एक प्रकार से बात कीजिए बड़े विद्वान था। और अपनी इसकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स पुस्तक में इसने अपने युग के नगर राज्यों की जो सरकारें हैं उन सरकारों का अध्ययन किया और एक प्रकार से अपने ग्रंथ में उसको संजोया। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिक्स पुस्तक है ये इसकी बड़ी फेमस पुस्तक है। किसकी? अरस्तु की। और इसीलिए अरस्तु जो है ये किसका? अरस्तु को पॉलिटिकल शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो यही है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ओके, बात ध्यान रखेंगे। इसने क्या कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ओके, तो ये अरस्तु था। ओके, बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि हेरोडोटस के विषय में आप क्या जानते हैं, या हेरोडोटस क्या कौन था? ओके, तो हेरोडोटस जो था ये यूनान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था और विश्व का प्रथम एवं इतिहास शास्त्र का जनक भी हेरोडोटस को कहा जाता है। एशिया माइनर के जो है हेलिकार नेसस स्थान का निवासी था ये। इसका जन्म जो हुआ था उच्च कुल में हुआ था, परंतु परिस्थिति बस इसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। और इस अवसर से लाभ उठा करके इसने क्या किया? हाखामसी साम्राज्य, मिस्र, यूनान तथा इटली आदि देशों का भ्रमण किया। और इसका उद्देश्य
ईरान यूनान संघर्ष का इतिहास लिखना था और इसके लिए उसने यूनान और ईरान को ही नहीं, अन्य निकटवर्ती जो देश थे उन देशों के इतिहास की भी बड़े विस्तार से चर्चा करी है अपने धर्म ग्रंथों में। और इसका ग्रंथ एक है, बड़ा फेमस ग्रंथ है, उसका नाम है टिस्टरीज। टिस्टरीज जो है एक प्रकार से विश्व इतिहास का एक प्रकार से ग्रंथ माना जाता है। हेरोडोटस क्या है? इतिहास का पिता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, लाओ त्से कौन था? लाओ त्से कौन था भाई? लाओ त्से के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाओ त्से कौन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाओ त्से के बारे में जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर पूछा है, लाओ त्से कौन था, एग्जाम्स में आ सकता है। लाओ त्से की अगर बात की जाए भाई, लाओ त्से की बात की जाए, लाओ त्से का जन्म जो हुआ था 604 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? लाओ त्से का जन्म 604 ईसा पूर्व में हुआ था, चीन के होनान प्रांत में हुआ था। और बड़ा होने पर उसने चाउ वंश के एक राजकीय पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया था। किसने? लाओ त्से ने। लेकिन क्या हुआ कि बहुत जल्द ही नौकरी छोड़ करके गांव में बस जाता है लाओ त्से, और धीरे धीरे उसने क्या किया, टाओ ते चिंग नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें उसके लगभग विचार आप देखेंगे, तमाम सारे विचार संग्रहित मिलेंगे आपको। और इसकी विचारधारा ताओवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा ताओवाद के जो विचारधारा है उसके समर्थक या फिर उसका एक प्रकार से उपदेश या उसके जो है क्या बोलते हैं, परिवर्तन किसने किया ताओवाद का? तो लाओ त्से तुंग ने किया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। लाओ त्से के उद्देश्य क्या थे? तो लाओ त्से ने बिना किसी झिझक के नियति के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने का मूल मंत्र सिखाया। और इसका कहना था कि मेहनत और परिश्रम की अपेक्षा ताड़ यानी अगर विश्वास की प्रार्थना और चिंतन जो है किया जाए तो उससे अधिक आनंद उपलब्ध होता है। और मनुष्यों ने अपनी अल्प बुद्धि और विधानों के आधार पर अच्छा बुरा घोषित करके प्राकृतिक जीवन को दूषित कर दिया है। और मनुष्य अपनी इच्छाओं के दमन के उपरांत ही प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो था ये लाओ त्से बड़ा फेमस व्यक्ति है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पगोडा किसे कहते हैं? पगोडा जो है, ये पगोडा की अगर बात की जाए तो ये चीनी स्थापत्य कला की एक उदाहरण हमारे समक्ष आता है। तो ये जो है चीनी स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है पगोडा। पगोडा जो होता है ये एक पवित्र मीनार होती है जो एक ऊंचे पतले पिरामिड से मिलती जुलती सी प्रतीत होती है। इसमें आप देखेंगे पगोडा में तो 6 या 7 पार्श्व दिखाई पड़ेंगे और लगभग इसकी प्रत्येक मंजिल के ऊपर विशिष्ट प्रकार की छत होती है। और कोई कोई पगोडा 15 मंजिलों का भी होता है। जब चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वहाँ अनेक बौद्ध मंदिर जो है भी बनने लगे। तो इस प्रकार से पगोडा जो है बौद्धों से संबंधित माना जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, साइरस द्वितीय कौन था? साइरस द्वितीय कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। साइरस द्वितीय कौन था? साइरस द्वितीय कौन था? अगला प्रश्न, साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय की अगर बात की जाए तो साइरस द्वितीय ने द्वितीय जो है हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी। और उसका ईरान के इतिहास में वही स्थान है साइरस द्वितीय का जो यूनान के इतिहास में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का है। और भारत के इतिहास में जो स्थान चंद्रगुप्त मौर्य का है वही स्थान जो है हखामनी साम्राज्य में किसका है? साइरस द्वितीय का है। ओके, इसीलिए फेमस है ये। और साइरस द्वितीय ने प्रजा की भलाई के लिए तमाम सारा कार्य करना अपना आवश्यक कर्तव्य समझा। और साइरस ने मीडिया पर अधिकार करने के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और उसने लीडिया, बेबीलोनिया तथा यूनान के नगर राज्यों पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। अच्छा, ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कन्फ्यूशियस कौन था? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूशियस की बात की जाए, कन्फ्यूशियस की अगर बात की जाए तो ये जो कन्फ्यूशियस था इसका जन्म 560 ईसा पूर्व में सांतुंग प्रांत है उसी में पड़ता हुआ था। और युवा अवस्था में इसने विद्यालय खोल करके छात्रों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर देता है कन्फ्यूशियस। और बाद में इसने राज्य की सरकारी सेवा कर ली और जो है चुंगतु नामक नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। उसके उत्तम शासन प्रबंध से दूसरे नगरों के मजिस्ट्रेटों को उससे ईर्ष्या हो गई और उन्होंने राजा को उसके विरुद्ध भड़का दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसे नौकरी छोड़नी पड़ी और उसकी मृत्यु के बाद करोड़ों चीनी लोग उसकी शिक्षाओं से क्या हुए? प्रभावित हुए। तो कन्फ्यूशियस आप देखेंगे सांतोक प्रांत जो कि चीन में है वहाँ का एक प्रकार से क्या था? वहीं का एक प्रकार से जो है बहुत ही बड़ा जो है विद्वान भी रहा है जो है कन्फ्यूशियस।
और आप देखेंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। और ये कन्फ्यूशियस तमाम सारे उपदेश थे इसके, जैसे कि इसके उपदेशों में अनुशासन, ईमानदारी और शुद्ध आचरण इसका उद्देश्य था और उपदेश था। और इन उद्देश्यों के द्वारा वह चीन को पुराने युग की ओर लौटाना चाहता था, कन्फ्यूशियस जो था। और क्योंकि उसके अनुसार चीन का प्राचीन काल एक आदर्श जीवन था और इसका कहना था कि जो कुछ तुम अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करते वह दूसरों के साथ मत करो। उसने पत्नी और पति के मध्य, पिता और पुत्र के बीच, बड़े भाइयों और छोटे भाइयों के बीच, राजाओं और उनके सलाहकारों के बीच व्यवहार के लिए विशेष नियम भी बनाए थे। और वह प्रत्येक नागरिक से यही कहता था, कौन, कन्फ्यूशियस क्या कहता था कि सही बात को समझना और उसके अनुसार आचरण ना करना या कायरता होती है। ओके, तो सही बात को समझना और उसके अनुसरण मतलब उसके अनुसार आचरण ना करना ये कायरता कहलाती है। किसका कथन है? ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष, दारा कौन था? प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न पूछा गया कि दारा कौन था। दारा की बात की तो दारा की गणना जो है प्राचीन विश्व के महानतम सम्राटों में से की जाती है। और दारा जो है ये 521 ईस्वी में अपने सिंहासन में बैठता है। दारा का महत्व जितना अधिक एक विजेता के रूप में है, उससे कहीं अधिक उसका महत्व एक कुशल शासक के रूप में हमारे समक्ष आता है। और अपनी विजयों के जो है क्रम में उसने दारा ने लगभग 512 ईस्वी मतलब ईस्वी पूर्व में थ्रेस और मेसिडोन पर विजय प्राप्त करी। और 510 ईसा पूर्व में उसने भारत के पंजाब और सिंध प्रांतों को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा 490 ईसा पूर्व में दारा बुरी तरह से मैराथन युद्ध में पराजित हो जाता है। और उसकी शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी पहले से दारा की। और वह जो है जरथुष्ट्र धर्म का अनुयायी था। कौन? दारा। और इसके शासनकाल में आप देखेंगे जरथुष्ट्र के एकेश्वरवाद को महत्व प्रदान किया गया और जनता के बीच से अंधविश्वास को दूर भी किया गया दारा के शासनकाल में। दारा के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोलन कौन था? उसके सुधारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? सोलन कौन था? तो दारा के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आपके समक्ष है, सोलन कौन था और उसके सुधारों का उल्लेख कीजिए। सोलन भाई कौन था? सोलन जो था ये एथेंस में क्या हुआ कि जब एथेंस की मैं बात करूं, एथेंस में जब जन विद्रोह के जो है स्पष्ट लक्ष्य दिखाई पड़ने लगे तो 594 ईसा पूर्व की बात है। उसमें सोलन नामक एक योग्य एवं उत्तरा जो है उदारवादी व्यक्ति था, उदारवादी पदाधिकारी था। उसको कानूनों में सुधार का दायित्व तो सौंपा जाता है और इसने यानी सोलन ने कानूनों को नया रूप देकर के एथेंस के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर डाला। और सोलन का यही महत्व जो है कहीं ना कहीं पे मतलब कि इसका महत्व इसीलिए हो जाता है इसके सुधारों को लेकर के। तो इसके सुधार कौन कौन से उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसने कई सुधार किए। पहला सुधार ये था कि सोलन ने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति ऋण नहीं चुका सकने के कारण गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये पहला सुधार किया। अगर कोई व्यक्ति है वो जो है ऋण अपना नहीं चुका पा रहा है, अगर कर्जा ले लिया, अगर कर्जा नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको गुलाम बना लेंगे। तो ये पहला नियम सुधार कर दिया कि वह गुलाम नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात जो है सोलन कहते हैं कि सोलन ने क्या करा, सोलन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया तथा शासन संस्थाओं का पुनर्गठन किया। और इन संस्थाओं में काउंसिल और असेंबली प्रमुख थी। काउंसिल की सदस्यता का अधिकार केवल प्रथम वर्ग के सदस्यों को ही दिया गया था, परंतु असेंबली की सदस्यता के 4 मतलब कि असेंबली की सदस्यता के द्वार जो है 4 वर्णों के लिए खोल दिए गए थे। और तीसरी बात इसमें मतलब इनके सुधारों में ये आती है सोलन के कि एथेंस के सर्वोच्च न्यायाधीश का चुनाव भी 4 वर्गों की सलाह से ही किया जाने लगा। और सोलन ने सार्वजनिक न्यायालयों की स्थापना करी। निर्धन से निर्धन नागरिक भी इस न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता था, ये था। और चौथा सुधार इसका ये था कि सोलन ने सार्वजनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लॉटरी की प्रथा भी चलाई, ताकि क्या हो, सार्वजनिक अधिकारी की जब नियुक्ति हो तो उसके लिए क्या कौन सी व्यवस्था, लॉटरी प्रथा की चलाई। ये भी बड़ा फेमस था। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। सभी प्रश्न यहाँ से करने अनिवार्य है। खंड वाक्य 200 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ओके, देखिए दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है जो है अखनाटन कौन था। अखनाटन के बारे में आपसे पूछा गया है कि अखनाटन कौन था।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और मेरे पास उतना समय नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। अखनाटन की बात की जाए तो जो है अखनाटन, तो ये मिस्र के साम्राज्य युग में जो है आमेन होटेप चतुर्थ उर्फ जो है अखनाटन जो है, इसका पूरा नाम क्या है? आमेन होटेप चतुर्थ, और इसका उपनाम क्या है? अखनाटन। ये मिस्र का आधीश्वर बना और संभवतः शांतिप्रिय रहा, चिंतनशील, स्वतंत्रतावादी, परिष्कृत मनोवृत्ति का ये व्यक्ति था। और अपनी चिंतनशीलता व धर्म की गंभीर मीमांसा करने के उपरांत इसे विश्वास हो गया था कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार की अतीव आवश्यकता है। अतएव बहुदेववाद की पुनः पद्धति का उन्मूलन कर तथा एकेश्वरवाद की स्थापना कर इस प्रकार से मिस्र की धरती पर धार्मिक क्रांति का बीज जो है बोने का कार्य जो है अखनाटन करता है। और अखनाटन के धार्मिक विचार या फिर इसी को जो है एटनवाद के नाम से भी जाना जाता है इसके विचारों को। तो अखनाटन धर्म के विकारों को दूर करके धर्म को उसका पुरातन गौरव प्रदान मतलब कि देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया थी? नए धर्म की स्थापना करी थी जिसे एटनवाद कहा जाता है या फिर मिस्र का एकेश्वरवाद इसी को कहा जाता है। और इसके धर्म के तमाम सारे तत्व जैसे कि एटनवाद या फिर अखनाटन के बारे में अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? पहली बात यह है कि इस धर्म में एटन को एकमात्र देवता स्वीकार किया गया जो कि सर्वशक्तिमान है, निर्विकार है, निराकार है और प्रकाशमान है। ये पहला बताया गया एटनवाद। दूसरा कहता है कि एटन जो है सूर्य देव ही थे, किंतु सम्राट ने उसकी कल्पना भौतिक सूर्य के रूप में ना करके उसकी जीवनदायिनी उष्मा तथा प्रकाश के रूप में उनकी कल्पना करी है। तो सूर्य देव की ही एटन थे, लेकिन शारीरिक रूप से यानी भौतिक रूप से जिस प्रकार सूर्य दिखाई पड़ते हैं उन सूर्य को नहीं, उसकी उष्मा जो ऊर्जा है प्रकाश रूप में उसके बारे में। वहीं तीसरी बात है, एटन जो थे हैं निराकार हैं परंतु अपनी किरणों के रूप में समस्त विश्व में व्याप्त है। वही चौथी बात जो है अखनाटन कहता है कि मतलब अपने जो है विचार में कि एटन जो है समस्त विश्व का एकमात्र देव है, और इस प्रकार उसने इस धर्म को सार्वभौमिक कर दिया। वहीं पांचवी बात यह है कि एटन की उपासना सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय की जाती थी, जबकि सूर्य की किरणें सर्वाधिक कृपापूर्ण लगती हैं, इसके लिए श्रद्धा पत्र पुष्प ही पर्याप्त होता था। वहीं छठवीं बात यह है इस जो है धर्म की कि एटन न्यायप्रिय तथा जो है सत्यप्रिय है, अतः न्याय तथा सत्य पर बल दिया गया है इनके जो है विचार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर अखनाटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत बातें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुमेरियन सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए। प्रश्न है कि सुमेरियन सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए। तो सुमेरियन सभ्यता की बात की तो सुमेरवासी प्राचीन काल से लेखन से परिचित थे, और आरंभ से उनकी लिपि चित्रलिपि थी, यानी कि चित्रों के माध्यम से वो लिखना पसंद मतलब कि लिखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वस्त्र चित्रों का ध्वनि चित्रों के रूप में प्रयोग होना आरंभ हो गया। ध्वनि चित्रों के पश्चात सुमेरियन लिपि यानी शब्दांश रूप में बन गई, और इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है क्या हुआ, इस लिपि में किसी शब्द को लिखने के लिए शब्द की ध्वनि के बोधक चित्रों को जोड़ दिया जाता है। और सुमेरियन लिपि में आप देखेंगे 550, यानी किसी के अनुसार कोई व्यक्ति 350 बताता है, कोई 550 बताता है, इस प्रकार के शब्दांश चित्र मिले हैं। परंतु बाद में उनमें कमी आती गई और अंत में लगभग 40 अक्षर ही रह गए इस लिपि में, जो इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों ने उन्नत बनाने का प्रयास जारी रखा। सुमेरियन वासी जो थे कागज का आविष्कार नहीं कर पाए थे, परंतु उन्होंने नरकुल यानी सरकंडा जो होता है उसकी नुकीली कलम का जो है उपयोग सीख लिया था। नरकुल से आप समझते हैं ना, नरकुल से जो है सेठा का डंडा जो या नरकुल जो होता है, इससे हम लोग पहले छुही चाक पे उससे लिखते थे, तो हमने भी लिखा है इस पर। तो इसका जो है प्रयोग सीख लिया था। प्रारंभ में सुमेरियन लोग मुलायम मिट्टी की तख्ती पर जो है चित्र बनाते थे, तख्ती पर भी मैंने लिखा, और उन्हें सूखा या फिर पका लिया जाता था। बाद में वे नरकुल अथवा सरकंडे की सलाखा यानी कलम से इन चित्रों को बनाने लगे, और इन नुकीले सरकंडों से लिखने के कारण ही इस लिपि का नाम कीलाक्षर लिपि पड़ा। और यह लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती थी, किंतु दाएं से मतलब बाईं से दाहिनी ओर जो है पढ़ी जाती थी। ये दो बातें, बाईं से दाहिनी ओर पढ़ी जाती थी, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी। ओके, ये जो है सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी, जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। तीसरा प्रश्न है कि नदियों के किनारे सभ्यताओं के उदय के क्या कारण थे। भाई नदियों के जो सभ्यताएं नदियों के किनारे जो उदय होती थी इसके कई कारण थे। जैसे पहला कारण इसमें यह था कि नवपाषाण काल में
मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था और अब उसके लिए किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया था और इसके लिए उसे किसी ऐसे स्थान की तलाश थी जहाँ उसे खेती के लिए पर्याप्त भूमि मिल सके। नदियों की घाटियाँ इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है देखी गई, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो अपने दोनों किनारों पर जो उर्वर मिट्टी होती हैं उनको गिराती रहती है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वह भूमि उपजाऊ होती चली जाती है। चूँकि अब खेती मनुष्य की प्रधान जीविका बन चुकी थी नवपाषाण काल में, और अंततः क्या हुआ कि चारों ओर से इन्हीं नदियों की घाटियों की ओर जो है मनुष्य खींचता चला आया और इस प्रकार से नदियों के किनारे एक प्रकार सभ्यताओं का विकास हुआ। दूसरा कारण इसका ये है कि इस समय तक क्या हुआ कि मनुष्य मकान बनाने की सोचने लगा था। मकान बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी जिससे ईंट बनाई जा सके, और नदियों में इस प्रकार की मिट्टी भी उपलब्ध थी। नदियों में आप देखेंगे चिकनी मिट्टी जिससे बढ़िया ईंट बनती है, और नदियों की घाटियों में तांबा, लोहा, टिन, ये तमाम सारी धातुओं की खानें भी मिल जाती थी, और धातु का उपयोग सभ्यता के विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी या सहयोगी रहा है। तो इसलिए ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि नदी के किनारों से दूरस्थ भूमि पर खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी और यह सुविधा नदियों से जो है नहरें निकाल करके प्राप्त की जा सकती थी। कृषि के साथ ही मनुष्य ने पशुपालन करना भी सीख लिया था और नदियों की घाटियों में उसे अपने पशुओं जो पालतू पशु होते थे उनको चरने के लिए जो है घास वास मिल जाती थी और इसके अलावा पानी भी मिल जाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे। चौथा कारण ये है कि घाटियों की जलवायु समशीतोष्ण की हुई होती थी, जिसमें मनुष्य कठिन परिश्रम करके मतलब कर सकता है, और ऐसी जलवायु सभी ऋतुओं में मानव शरीर और श्रम के अनुकूल होती थी। नदियों के निरंतर प्रवाह ने मनुष्य को जो है आवागमन और यातायात के कष्टों से दूर करने का विश्वास भी दिलवाया, और कहीं न कहीं पे यही सब बातें जो है खींच लेती है मनुष्य को नदियों के किनारे, जो कि जहाँ सभ्यताएँ बसी हुई है आजकल सारी। ये कारण थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अवेस्ता पर एक टिप्पणी लिखिए। अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो क्या लिखेंगे भाई? ईरानियों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें जो है साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है, और अवेस्ता का उनके इतिहास में वही स्थान है जो धार्मिक साहित्य में बात की है। तो जो हमारे धार्मिक साहित्य में वेदों का है वही स्थान जो है ईरानियों के इतिहास में अवेस्ता का रहा है। और डॉक्टर श्री राम गोयल जी इसके बारे में कहते हैं कि यह ना तो वैदिक साहित्य के समान विशाल है और ना ही उतने शुद्ध रूप में मिलता है, क्योंकि लगभग 1000 ईसा पूर्व जो है जरथुष्ट्र नामक धर्म सुधारक ने इसमें मूलभूत परिवर्तन कर दिया था, और यह संशोधित अवेस्ता भी आजकल अपने विशुद्ध रूप में नहीं मिलती है। कहा जाता है कि हखामसी साम्राज्य के पतन के समय अलेक्जेंडर के पर्सिपोलिस नगर फूंक देने के कारण यह नष्ट हो गई थी, और पर्थियन ससानी सम्राटों ने इसे पुनः लिखवाया, परंतु उस समय इसमें बहुत सी जो है बातें जो लिखी गई थी उसको लिखने के साथ ही साथ कुछ बातें अपनी तरफ से भी जोड़ दी गई। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से मूल प्रति जो है इसकी नहीं बची है, उसमें कई प्रकार के संशोधन करके इसको लिखा गया है जो नई प्रति हमारे समक्ष आती है। ओके, अवेस्ता की बात की, वर्तमान में अवेस्ता के 4 भाग में अवेस्ता बटा हुआ है। पहला भाग है यस्न, दूसरा भाग है 20 पेरेट, और तीसरा भाग है आपका बेंदिदाद, और चौथा भाग कौन सा? यस्ट। जो आपका जो यस्न है इसमें 72 अध्याय हैं। इसमें वे गाथाएं सम्मिलित हैं जिसमें जरथुष्ट और उसके निकटतम साथियों के उपदेशों का संग्रह है। दूसरा जो इसका भाग है वो है 20 पेरेट। 20 पेरेट में 24 अध्याय हैं, और ये स्तुतियों का क्या है? एक प्रकार से संग्रह है जिसमें यसन के साथ प्रस्तुत किया गया है। उसका तीसरा जो इसका जो है एक प्रकार से जो भाग है वो कौन सा है? बेंदिदाद। बेंदिदाद जो है ये एक धार्मिक नियमों का संहिता यानी संग्रह है। इसमें 22 अध्याय हैं और इसमें कहा गया है कि किस पाप का क्या प्रायश्चित है, ये बेंदिदाद में बताया गया है। वहीं चौथा जो इसका अध्याय है वो कौन सा है? चौथा अध्याय जो है वो है यष्ट। यष्ट की बात की है तो यह माह के प्रत्येक दिवस के स्वामी यानी फरिश्तों जो होते थे, फरिश्ते यानी यजत, उनकी प्रशंसा में लिखी गई स्तुतियों का संग्रह। तो यष्ट में आप देखेंगे देवताओं को प्रत्येक मतलब माह के प्रत्येक दिवस यानी आप देखेंगे महीने का जो प्रत्येक दिन है उसमें किस किस देवता की प्रशंसा की जाए इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने ये बातें समझी। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि मैराथन युद्ध के क्या कारण थे? प्रश्न क्या है? मैराथन युद्ध के क्या कारण थे? तो मैराथन युद्ध की अगर बात की जाए तो कई कारण थे, और मैराथन युद्ध जो हुआ था ये यूनान और फारस के बीच में हुआ था। पहला कारण इसका ये था कि यूनान का व्यापार पर अधिकार था
और यहाँ के लोग भूमध्य सागर के सभी देश जो होते थे उन सभी देशों में व्यापार किया करते थे। और यहाँ तक कि फारस का जो व्यापार था वो भी विदेशों से यूनानी जहाज़ों के माध्यम से ही होता था। और फारस ने अपने व्यापारिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और विश्व व्यापार को हस्तगत करने के लिए यूनान पर अधिकार करना आवश्यक समझा। और इस प्रकार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण से क्या हुआ, युद्ध जो है मुख्य रूप से एक प्रकार से करना अनिवार्य हो गया। ये पहला कारण। दूसरा कारण था मैराथन युद्ध का। यूनान और फारस दोनों ही राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों ही सभ्यताओं की राज्य विस्तार के लिए सीरिया, फिनिसिया और पेलिस्टाइन में सीधी टक्कर हो गई। जब फारस ने फिनिसिया पर अधिकार कर लिया तो दोनों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया था। वहीं तीसरा इसका कारण ये है कि यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं को मानते थे और फारसी लोग जो होते थे ये एक ही देवी देवता को मानते थे। और धर्म के क्षेत्र में यह भिन्नता भी कहीं ना कहीं पे युद्ध का कारण बनी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर धार्मिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। वहीं इसका जो चौथा कारण ये है कि फारस का शासक द्वारा दारा जो था 521 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठता है। और दारा बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था और उसके पूर्वज साइरस ने मिस्र पर विजय प्राप्त करी थी और उसने भी जो है साइरस के समान एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई। और ये भी कहीं ना कहीं पे क्या बनती है, एक कारण बनती है मैराथन युद्ध का। तो ये एक प्रकार से मैराथन युद्ध के कारण थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया गया है, इलियड क्यों प्रसिद्ध है। इलियड एक पुस्तक है। इलियड को क्या है भाई, इलियड पुस्तक है। बताने का प्रयास करें इलियड किसकी पुस्तक है। इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये होमर एक जो है व्यक्ति है, उन होमर की ये पुस्तक है। कौन सी, इलियड और ओडिसी। तो इलियड की जो है रचना है कौन सी, जो मतलब कि इलियड जो है वो होमर की रचना है। और वह जो है जो है योनिया का रहने वाला था। कौन, जो होमर था किस जो है कहाँ का था भाई, किस जो है जगह का था, यूनिया जो है यूनिया का रहने वाला था। और इलियड ने इलियड ने जैसे सूरदास और अंग्रेजी कवि है मिल्टन, तो जैसे सूरदास हैं, जॉन मिल्टन हैं, उन्हीं के तरीके से ये भी कहीं ना कहीं पे जो होमर है वो अमर हो जाता है। इलियड नामक महाकाव्य में होमर ने यूनानियों और ट्राय वासियों के मध्य लड़े गए 10 वर्षीय युद्धों का वर्णन किया है। और ट्राय जो था उसको यूनानी जो है प्राचीन यूनानी में इलियोस और इलियोन और लैटिन भाषा में इलियम कहते थे। और ट्राय के युद्ध की कहानी इस प्रकार है, कैसी कहानी है कि क्या होता है कि स्पार्टा के राजा थे जो है मैन्यूलस, उनकी पत्नी का नाम था हेलन, जो उस समय की अद्वितीय सुंदरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ट्राय और स्पार्टा के राजा के मध्य आए दिन झगड़े होते रहते थे और इस आपसी वैमनस्य को समाप्त करने के लिए ट्राय के राजा जो है प्रायम जो थे, उनका पुत्र पेरिस जो था स्पार्टा के शासक मैन्यूलस थे उनके दरबार में जाता है। और पेरिस ने मैन्यूलस के दरबार में जिस निर्भीकता और जो है तरीके से विचार व्यक्त किए उसके कारण रानी हेलन उस पर मोहित हो जाती हैं। और जो रानी हेलन होती हैं वो जब उस पर मोहित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो होता क्या है कि पेरिस भी जो है रानी पर मोहित हो जाता है। और रात्रि को पेरिस और हेलन को ट्राय जो है जब देखते रात्रि में यानी रात हो जाती है, रात को पेरिस हेलन को लेकर के ट्राय जो होता है वो भाग जाता है। कौन भाग जाता है भाई, पेरिस जो होता है हेलन को लेकर के कहाँ भाग जाता है, ट्राय नामक मतलब कि ट्राय जो उसका राज्य है वहाँ पर भाग जाता है। और इससे यूनान की जो है प्रतिष्ठा को आघात होता है। मैनुअल्स को जब इस बात का पता चला तो उससे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसकी बीबी को भगा लेगा भाई। स्पार्टा के राजा थे, सॉरी स्पार्टा के राजा कौन थे, जो है मैन्यूलस, उनकी पत्नी थी हेलन, उनको भगा ले गया था। कौन भगा ले गया था भाई, कौन भगा ले गया था, तो उसका नाम मैंने आपको बताया अभी भी, उसका नाम क्या था, कौन भगा ले गया था, बताने का प्रयास करेंगे। पेरिस। किसने भगाया था, पेरिस ने जो है पेरिस जो था उसने भगा ले गया था वो। और इससे क्या हुआ कि यूनान जो था बहुत ज़्यादा प्रकार से उसकी हानि, मतलब कि वो प्रकार से लज्जित होता है। और यूनानियों ने 10 वर्ष तक ट्राय को घेरे रखा इसी बात को लेकर के, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इलियड में आप देखेंगे 10वें वर्ष के युद्ध का वर्णन किया गया है। और 10वें वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि इस संघर्ष में ट्राय का सेनापति हेक्टर जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में सैनिकों ने बदले की भावना से प्रेरित होकर के ट्राय को लूटा और जला करके राख कर दिया। इस प्रकार यूनानियों ने ट्राय पर विजय प्राप्त करी
और आसपास के प्रदेश में अपने उपनिवेश स्थापित भी कर दिए। और इस प्रकार 10 वर्ष बाद स्पार्टा की रानी हेलन को ज़बरदस्ती वापस स्पार्टा लाया गया। तो इस प्रकार सोचो कि जो है जो भाग करके गई थी उनको वापस भी लाया गया। तो ये थी एक प्रकार से इलियड जो रचना है उसकी कहानी, उसमें एक इसी ट्राय के युद्ध के बारे में बताया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष भाई, देखिएगा। अगला प्रश्न, डेरियस प्रथम कौन था, उसकी उपलब्धियां बताइए। डेरियस प्रथम कौन था, उसकी उपलब्धियां बताइए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरियस प्रथम की अगर बात की जाए तो डेरियस की गणना जो है प्राचीन विश्व के महानतम सम्राटों में से की जाती है। जो डेरियस है इसकी जो है तुलना किससे की जाती है भाई, महानतम सम्राट जो है विश्व के उनसे की जाती है। और जो है डेरियस 521 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। डेरियस का महत्व जितना अधिक एक महान विजेता के रूप में है, उससे कहीं अधिक उसका महत्व एक कुशल शासक के रूप में है। और जिस समय डेरियस जो है सिंहासन पर बैठा, उस समय मिस्र, लीडिया, सुसियाना, बेबीलोनिया, मीडिया, असीरिया, ये सभी में असंतोष की भावना फैली हुई थी। मिस्र और लीडिया के स्थानीय शासकों ने डेरियस को अपना सम्राट मानने से इनकार भी कर दिया, तथा क्या हुआ कि इन प्रांतों में विद्रोह होने लगे। डेरियस ने इन सभी विद्रोह को कुचल दिया तथा अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट भी उतार दिया। कहा जाता है कि अकेले बेबीलोनिया में ही 3000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी से इसे लौह पुरुष भी माना जाता है डेरियस प्रथम को। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। डेरियस प्रथम की उपलब्धियों की बात की जाए तो साम्राज्यवादी नीति इसकी रही है। इसके बाद जो है दारा ने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन करते हुए थ्रेस और मेसिडोन पर विजय प्राप्त करी और भारत के प्रांत व सिंध प्रांत के अनेक प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लिया। और फारस का साम्राज्य इससे पहले और इसके बाद में कभी इतना विस्तृत नहीं हो पाया। वह एक योग्य विजेता और महान शासक प्रबंधक था। कौन, जो डेरियस प्रथम था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा 490 ईसा पूर्व में डेरियस ने यूनान पर आक्रमण किया, परंतु ये बुरी तरह से पराजित हुआ और इस युद्ध में पराजय के पश्चात डेरियस को वापस लौटना पड़ा। 486 ईसा पूर्व में मिस्र में विद्रोह हुआ, परंतु इसको दबाने के पहले डेरियस की मृत्यु हो जाती है। डेरियस हखामनी युग के अत्यंत प्रतिभाशाली सम्राटों में से एक था। और इस युग में साइरस द्वितीय और डेरियस प्रथम, यही दो ऐसे सम्राट हैं जिनका नाम ईरानी इतिहास में अत्यंत गौरव के साथ लिया जाता है। और डेरियस जो है हमारे सम्मुख एक साम्राज्य विस्तारक के रूप में आता ही है, परंतु साम्राज्य विस्तारक से कहीं अधिक इसका महत्व एक कुशल प्रशासक के रूप में है। तो जो दारा है वही है आपका ये डेरियस प्रथम। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न कौन सा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है, देखिए। असुरबनिपाल के विषय में आप क्या जानते हैं। असुरबनिपाल के विषय में आप क्या जानते हैं। असुरबनिपाल की अगर बात की जाए तो असुरबनिपाल 669 ईसा पूर्व में असीरिया की गद्दी पर बैठा था। और वह जो असुरबनिपाल है ये असीरिया का अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हमारे सामने आता है। और इसके राज्य काल में असीरिया की शान शौकत और समृद्धि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। असुरबनिपाल का साम्राज्य बेबीलोन, मीडिया, फिनिसिया, इसके अलावा सुमेरिया और एक और है आपका एलम, वहाँ तक फैला हुआ था। असुरबनिपाल का साम्राज्य जो है बहुत लंबा था, यानी कि अलग अलग स्थानों तक फैला हुआ था। आप देखेंगे इसने मिस्र को स्वतंत्र होने दिया तथा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मिस्र के शासक सामेटिक्स को अपना मित्र भी बना लिया। एलम के शिलालेख से पता चलता है कि असुरबनिपाल युद्ध के समय क्रूर जो है बनकर शत्रुओं का विध्वंस करता रहा। असुरबनिपाल के समय में व्यापार, शिक्षा और कला, इन सभी क्षेत्रों में असाधारण उन्नति भी होती है। और उसके काल में उसकी राजधानी सौंदर्य तथा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, यानी कि अच्छी खासी हो रही थी। संपूर्ण साम्राज्य के कारीगरों को एकत्र करके उनसे जो है आप देखेंगे निनेवे यानी कि निनवेह में भव्य प्रसादों या फिर मंदिरों का निर्माण करवाया। और उसने बहुत से लेखकों को नियुक्त करके सुमेर तथा बेबीलोनिया के प्राचीन साहित्य की प्रतिलिपियां भी तैयार करवाई और उन्हें राजधानी के पुस्तकालय में प्रतिष्ठित किया। और साहित्य, गणित, ज्योतिष, इनकी पुस्तकों
से पुस्तकालय समृद्ध हो जाता है इसके शासनकाल में। डॉक्टर सुशील माधव पाठक कहते हैं इस संबंध में कि नए राजमहलों और देवालयों के निर्माण से राजधानी की सुंदरता निखर गई तथा इन सांस्कृतिक उपलब्धियों से निनेवे निवासी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। तो इस प्रकार से अनुभव जो अशुरबनिपाल है इसके जीवन काल में अंतिम जो है वर्ष बड़े ही चिंतामय एवं दुखद सिद्ध हुआ। इसका अंतिम साल जो था शारीरिक अस्वस्थता से के साथ साथ उसे उत्तर दिशाओं से खाना बदोश और बर्बर सिथियन अथवा शक जाति के निरंतर आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। और इसी दुखद समय में 626 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है अशुरबनिपाल की। और उसने अपनी मृत्यु के समय तक असीरियाई साम्राज्य के अधिकांश भागों पर अपना आधिपत्य बनाए रखा था और केवल मिस्र ही उसके हाथ से निकल गया था। लीडिया के राजा को उसे उसने अपना मित्र भी बना लिया था तथा सिसेरियन जाति को वह पराजित कर चुका था। युद्धों की में उसकी सेनाएं विजयी हो रही थी और उसकी राजधानी तत्कालीन जगत की एक विशाल और सर्वाधिक सुंदर राजधानी मानी जाती थी। अतः क्या हुआ कि उसके जीवन काल तक असीरिया साम्राज्य की तड़क धड़क और शान शौकत में कोई कमी नहीं आने पाई। और एक प्रकार से जो अशुरबनिपाल था ये बड़ा ही एक प्रकार से महत्वाकांक्षी भी शासक रहा है। ओके, इसके अलावा और भी बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष। छठवां नंबर प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, छठवां प्रश्न कौन सा भाई? छठवां प्रश्न है असीरियन संस्कृति एक लड़ाकू जाति की संस्कृति है, ये कथन है, स्पष्ट कीजिए। तो असीरियन संस्कृति एक लड़ाकू जाति की संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फेमस कथन है और है भी। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा कि असीरियन साम्राज्य का मुख्य अंग उनकी सेना थी और साम्राज्य जो है संपूर्ण साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना पर ही होता है। किसी भी राज्य की बात की जाए तो उसी प्रकार से असीरियन साम्राज्य का भी था। असीरियन सेना में उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र तथा कठोर अनुशासन भी जो है थे। सिद्धांत रूप में आप देखेंगे तो प्रत्येक नागरिक सेना में भर्ती के लिए बाध्य था। केंद्र और प्रांत दोनों के पास केंद्रीय और प्रांतीय सेनाएं होती थी जो परस्पर आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी करती थी। और मुख्यतया पैदल, घुड़सवार और रथ सेना के 3 अंग थे। इसके अलावा इसके साथ श्रमिकों का एक समूह जो है रक्षार्थ खाई खोदने के उद्देश्य से रहता था। और इसके अलावा तरतुन नामक अधिकारी सेना नायक के दायित्व का निर्वाह करता था। असीरियन सम्राटों के पास विशाल सेनाएं होती थीं। अशुरबनिपाल और जो है स्लमनेसर तृतीय के पास 1,20,000 सैनिक थे और इनके अस्त्र शस्त्रों में मुख्यतः लोहे की तलवार, विशाल धनुष, दीर्घ प्रास, भित्ति पातक, इसके अलावा रथ चलित दुर्ग और धात्विक कवच, ढाल और सिर स्त्राण, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे समक्ष आती हैं। और सेना का नेतृत्व सम्राट स्वयं करता था। शत्रुओं के लिए जो सैनिक अधिक काटता था उसे पुरस्कृत किया जाता था। इसका विवरण रखने के लिए एक लिपिक भी नियुक्त किया गया था। और एक प्रकार से असीरियन सैन्य संगठन अत्याचार, नृशंसता और अमानवीय कुकृत्यों पर अवलंबित था। विजयों के प्रति सामूहिक हत्याकांड जैसे कृत्य इसके साक्ष्य हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो असीरियन सभ्यता की कई सारी बौद्धिक उपलब्धियाँ भी जैसे कि लिपि, साहित्य, विज्ञान, इसमें हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे आगे है। और इसके पतन के कारण कई जैसे कि प्रांतीय व्यवस्था में दोष था, इसके सैनिक और धार्मिक दलों का क्रमिक संघर्ष होता है और आर्थिक व्यवस्था में भी दोष था इसके। और असीरियनों की क्रूरता के कारण से भी असीरियन सभ्यता का क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया भाई, पतन हो गया। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और करके आपको अगला प्रश्न दे। तो ये प्रश्न अगर पता तो करिएगा, अगर नहीं पता तो ये प्रश्न इसके स्थान पर। प्रश्न है बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन पर एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बेबीलोनिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेबीलोनिया के बारे में आप जानते हैं? बेबीलोनिया के धार्मिक विश्वास के बारे में आप जानते हैं? पूछा गया कि जो है धार्मिक जीवन के विवरण, धार्मिक जीवन का विवरण आपसे पूछा गया ना। चलिए, बेबीलोनिया के धार्मिक जीवन का एक विवरण प्रस्तुत करने को लेकर के आपसे कहा गया है। आइए बात कर ले थोड़ा सा बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में। बड़े ध्यान सुनने का प्रयास करेंगे। बेबीलोनिया के लोग जो थे भाई, सबसे पहले तो जानो कि बहुदेववादी थे। बहुदेववादी के बहुत ज़्यादा देवी देवता इनमें थे और उनके देवी देवताओं की संख्या लगभग 65,000 के आसपास थी।
और उन्होंने यानी बेबीलोनिया वालों ने, बेबीलोनिया के जो लोग हैं, उन्होंने सुमेरियन देवी देवताओं को भी अपना लिया था। और उस उनके प्रमुख देवी देवता जो थे उनमें अनु जो थे वो आकाश के देवता माने जाते हैं, समस जो थे उनको सूर्य कहा जाता है, नगन चंद्रमा थे, बेल पृथ्वी को, और इसके अलावा निनगल जो थे वो चंद्रमा की पत्नी थी। ये तमाम सारे नए देवताओं में आप देखेंगे, ये तो पुराने देवता थे, लेकिन नए देवताओं में आप देखेंगे तो एनलिल, ईश्वर और माद्रुक जो थे ये प्रमुख रूप से नए देवता थे। इनके अतिरिक्त आप देखेंगे प्रत्येक नगर, परिवार और व्यक्ति के अलग अलग इष्ट देवता थे। खेतों, नदियों आदि के भी पृथक देवता थे। ईस्तर उनकी पृथक देवी थी, मतलब उर्वरता की देवी थी ईस्तर। और शुरू में उसे सृष्टिकारणी माना गया, परंतु बाद में वह प्रेम की देवी के रूप में प्रसिद्ध होती हैं ईस्तर। और तामूज को वनस्पतियों की जो है उत्पत्ति का विकास का देवता माना जाता था। वह ईश्वर प्रेमी था। मार्दुक पहले कृषि का देवता था, बाद में उसे तूफान का देवता बना दिया जाता है और उसकी पूजा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगती है। इस प्रकार से इसके जो देखिए धार्मिक जीवन जो रहा बेबीलोनिया का, एक प्रकार से बड़ा जो है उलझा सा रहा है। बेबीलोनिया में भी मंदिर और जो है मंदिर और उसकी मूर्तियाँ जो है आप देखें तमाम सारे देवी देवताओं को मिली हैं। मंदिरों में देव मूर्तियों की पूजा होती थी और लोग तरह तरह के चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। देवी देवताओं की पूजा का काम पुजारी लोग किया करते थे और समाज में पुजारियों का बोलबाला रहता था। लोगों की भक्ति में श्रद्धा के स्थान पर सांसारिक सुखों की जो है कामना अधिक होती थी। पुजारियों का जीवन सादा और सात्विक नहीं रह गया था। मंदिरों की विपुल धन संपदा और देवदासियों की भरमार ने उन्हें विलासी बना दिया था। बेबीलोनिया के लोग भूत प्रेत, जादू टोना इन सभी में भी विश्वास रखते थे। और इसके अलावा जो है इसकी इसी बात को लेकर के जो है बिल्ड ड्यूरेंट महोदय कहते हैं कि वे इतने अंधभक्त या अंधविश्वासी थे, उतने किसी अन्य जाति के लोग नहीं थे। वे भविष्यवाणियों में अधिक विश्वास रखते थे। पुजारी लोग ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर भविष्यवाणियाँ किया करते थे। ओके। और बेबीलोनिया के लोग परलोक में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद मनुष्य को अंधेरी गुफा में कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से मृतक संस्कार तथा यज्ञ आदि करने से इस कष्ट से बचा जा सकता है। वे लोग मृतकों को दफनाने के अलावा संस्कार भी करवाते थे और इससे पता चलता है कि वे लोग आशावादी नहीं थे। क्या? आशावादी नहीं थे। ओके, तो इस प्रकार से ये था एक प्रकार से इतने प्रश्न जो कि मैंने आपको बता दिए विस्तार से। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, चलिए केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न हैं, यानी खंडसा की जो खंडसा में प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर को आपको 500 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को लिखना है। एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न करने हैं 500 शब्दों वाले। ओके, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 छाड़ कर करने हैं। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है अब मैंने अभी बताया, इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, इन प्रत्येक का अथवा करके दिया होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन होते हैं। उनमें से आपको जो है 5 ही करने होते हैं, यानी कि अगर एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो आपको जो है 10 नंबर मिलेगा और 200 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को लिखना होता है। ओके, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग। और वीडियो में बातचीत ना करो भाई, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, लेकिन बातचीत ना करो, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है यही कि बातचीत बिल्कुल भी ना करें। और अगर बातचीत करना है तो भाई आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करो। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपकी बात करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपको पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो आप अगर पढ़ ना सको तो दूसरों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो यार। कमेंट में बात करने से क्या फ़ायदा होता है? फर्जी में झूठे एकदम से बात करो, जो भी कुछ करना तो गलत चीज़ें है ना ये सब। बहुत सारे लोग हैं फर्जी में, बहुत सारी लड़कियां भी बड़ी जो है दुष्ट है, मैंने देखा वहाँ पर। और बहुत सारे लड़के भी हैं, तो उसमें आप लोग जो है क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ताकि क्या हो जो है अपमानजनक लगे किसी को या फिर किसी को बुरा लगे। आपकी वजह से बहुत सारे जो है लड़के लड़कियां पढ़ना नहीं पसंद करते, उनके घर वाले उनको रोक देते कि जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से बातें होती है, आप बर्बाद हो जाओगी, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए आपको लोगों से विनम्र निवेदन की बातचीत ना करो, नहीं तो अब मैं किसी दिन मूड सनका तो तुरंत ब्लॉक हो जाओगे सभी लोग। सभी लोग करने का मतलब ये ऐसे लोग जो कि बातचीत करते हैं उनकी मतलब कि ये मत सोचो कि आप बात करते हो तो डिलीट कर देते हो, कमेंट मैं देख नहीं पाता हूँ। जो वहाँ पर आप कमेंट में लिखते हो, ये 4-5 लोग हैं ऐसे कमेंट में लिखते हैं
और उसके बाद में फिर तुरंत डिलीट कर देंगे, सोचेंगे सर जी के पास नहीं। आप वहाँ पर 1 सेकंड से पहले जहाँ वहाँ पर लिख करके तुरंत डाला, तुरंत मेरे पास पहुँच जाता है। चाहे वो कमेंट लिख करके आप जो है ऑफलाइन कमेंट करें और चाहे लाइव चैट में आप कमेंट कर रहे हैं, दोनों कमेंट मेरे पास दिखते हैं। और जब चाहो आप डिलीट वहाँ से तो कर दो डिलीट, लेकिन मेरे यहाँ पर जो है वो छपा रहता है। ऐसा मत सोचो कि वहाँ से डिलीट कर दिया तो यहाँ पर भी डिलीट हो जाता है। उसको मैं जब चाहूँ तब देख सकता हूँ, जितने कमेंट चाहूँ उतने देख सकता हूँ। ओके, किसी दिन जिस दिन टाइम मिला मैं पूरा देखूँगा और एक एक जो है फिर से हिसाब लूँगा सबसे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मत करो ताकि जो है आपको भी बुरा लगे और दूसरे लोगों को भी बुरा लगे। शांति मार करके आसानी से पढ़ो, उसमें जो है क्या दिक्कत होती है। इतनी मेहनत करने के बाद में आप सोचो कि जो है ये वीडियो नहीं भी आने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने कल और आज वीडियो दे दी। मध्यकालीन इतिहास वालों को नहीं दी पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास का पेपर भी जो है इसी पैरेलल है था। आज ही उसका भी पेपर, मतलब कि कल ही है। ओके, लेकिन मैंने जो है क्या किया, वो नहीं दे पाया। ठीक, चलिए, तो आप लोग सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, काहे के लिए परेशान करते हो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न है कि दारा कौन था, प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, एक प्रश्न पूछ सकता है, इसको सुन लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता में नील नदी के योगदान की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछेगा। या नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में अभी लास्ट में प्रश्न है, मैं उसके उत्तर को आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न को देख लीजिएगा। दारा कौन था, प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र जो है नील नदी का वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए यही प्रश्न है आपका, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ओके, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा, तो इसको एक बार सुन लीजिएगा। पहली चीज़ है, मिस्र को नील नदी का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नील नदी की बाढ़ से और पानी में मिली हुई मिट्टी से मिस्र के दोनों किनारे उपजाऊ हो जाते हैं और लगातार होते जा रहे हैं, होते आए भी हैं। और यदि ऐसा ना होता तो वहाँ रेगिस्तान ही दिखाई देता, ये बात भी मान कर चलो। दूसरा चीज़, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि मिस्र को एक कृषि प्रधान देश बनाने में नील नदी जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी बात, मिस्रवासी नील नदी की मुलायम मिट्टी से मकान बनाते थे तथा बाद में इसी मिट्टी की ईंटें भी बनाई जाने लगी। तो ये भी कहीं ना कहीं पे क्या है, एक प्रकार से नील नदी जो मिस्र है उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। ओके, वहीं चौथी बात यह है इसकी कि नील नदी से बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं जिनसे सिंचाई का काम आसानी से होने लगा है। इससे मिस्र में बहुत अधिक उपजाऊ जो है खेत हो चुके हैं और उपज की मात्रा में वृद्धि हुई है, इसलिए वरदान कहा जाता है। वहीं पांचवी बात यह है कि नील नदी ने मिस्रवासियों को यातायात के साधन दिए हैं, नावों द्वारा व्यापार में सहायता दी तथा व्यापार की उन्नति में योगदान दिया। इसीलिए भी जो है नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है, या मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ओके, वहीं जो छठवीं बात यह है कि नील नदी के किनारे पैपीरस नामक सरकंडा जो है मिला है जिससे कागज़ बनाया जा सकता था, इसलिए भी ये वरदान सिद्ध होता है। वहीं सातवीं बात यह है कि नील नदी जो है न केवल रेगिस्तान के विकास को ही नहीं रोका बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से भी मिस्रवासियों की रक्षा करी नील नदी ने। इसलिए हेरोडोटस जो है इतिहास के जो जनक हैं, हिस्ट्री ऑफ यानी फादर, हिस्ट्री ऑफ फादर, तो जो एक प्रकार से हिस्ट्री के फादर हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिस्र नील नदी का वरदान है। किसने कहा, हेरोडोटस ने कहा कि मिस्र जो है नील नदी का वरदान है। जबकि J.H. ब्रस्टेड महोदय कहते हैं कि यदि सौंदर्यमयी नील नदी अपनी विस्तृत उर्वर छाती में मिस्र को नहीं छिपाती तो यह देश विशाल मरुभूमि में बन गया होता, यानी कि ये मरुस्थल बन गया होता अगर नील नदी ना होती तो इस प्रकार से मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में सुमेरियनों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, एग्जाम से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है, पेरिक्लीज काल यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। पेरिक्लीज काल जो है वो यूनान के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है आपके समक्ष, सांग युगीन चीन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, सांग युगीन चीन की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से पेपर 2 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये पेपर 2 की वीडियो है। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेहनत करने के बाद में ये वीडियो आपके समक्ष आती है, तो आप लोग मेहनत को समझो और वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो सभी दोस्तों के पास, ताकि कोई दिक्कत ना हो पढ़ाने में और मैं लगातार आपको पढ़ाता रहूँ इसी प्रकार से, और आप लोग मोटिवेशन मुझे देते रहें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। चलिए पेपर 2 देख लीजिएगा, पेपर जो है 3 ये हो गया आपका। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के जो भी होंगे मैं देने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए तो आप लोगों ने देखा पेपर 3 का नाम क्या है, एक बार फिर से जो नए आए हैं वो देख लीजिएगा। पेपर 3 का नाम है एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि प्राचीन विश्व, यानी विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में, तो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। ओके, पेपर का आपके नाम है, 100% मॉडल पेपर का कार्य करेगा। परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।